हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्रॉन बुक के बिहार समान ज्ञान का बिहार से संबंधित सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतिहासकारों ने मानवों का उद्गम काल कितने लाख वर्ष पूर्व माना है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है 10 लाख वर्ष पूर्व। कितने काल? तो 10 लाख वर्ष पूर्व माना है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल पूरा काल से नव प्रस्तर काल कहलाती है। क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल। क्या कहलाती? तो अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक काल 600 ईस्वी पूर्व क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है लिखित स्रोतों का काल। क्या कहलाती? तो लिखित स्रोत का काल। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल है। क्या है? कब से कब तक? तो याद रखेंगे, पूरा पाषाण काल जो है यह 10 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य पाषाण काल है कब से कब तक? तो मध्य पाषाण काल जो है यह 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के बीच के कालखंड को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व का काल क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है नव पाषाण काल। क्या कहलाता? तो 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व का काल नव पाषाण काल कहलाता है। अगला प्रश्न है कि कैल्कोलिथिक काल है कब से कब तक? तो याद रखेंगे, कैल्कोलिथिक काल जो है यह 2000 से 500 ईस्वी पूर्व तक के बीच का काल है। तो याद रखेंगे कि 2000 से 500 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को कैल्कोलिथिक काल कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कांस्य युग का समय कब से कब तक है? तो याद रखेंगे, कांस्य युग का समय 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व के बीच के समय है। अगला प्रश्न है, लौह युग का समय कब से कब तक का है? तो याद रखेंगे, लौह युग का समय इनमें से कोई नहीं है। क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार में मानव निवास का इतिहास कब तक प्राचीन है? तो याद रखेंगे, बिहार में मानव निवास का इतिहास जो है यह 1 लाख वर्ष तक प्राचीन है। अगला प्रश्न है, मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि से उपलब्ध हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध है कब से कब तक? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात पुरापाषाण कालीन संस्कृति से नव पाषाण कालीन संस्कृति तक से। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया है। क्या किया? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है निएंडरथल। क्या किया है? तो निएंडरथल। कौन से वैज्ञानिक ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया? तो याद रखेंगे, निएंडरथल ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया है। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि नगर जो कि पूर्वी चंपारण में है से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? तो याद रखेंगे, वहां से प्राप्त उपकरण जो है यह पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? तो याद रखेंगे, जो मुंगेर से प्राप्त अवशेष है वह मध्यवर्ती प्रस्तर युग से संबंधित है। किस युग से? मध्यवर्ती प्रस्तर युग से। अगला प्रश्न है, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंगेर एवं नालंदा से। कहां से प्राप्त होती? तो मुंगेर एवं नालंदा से। अगला प्रश्न है कि बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है पूर्व प्रस्तर युग के। किस युग के?
पूर्व प्रस्तर युग के। अगला प्रश्न है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं? तो याद रखेंगे मुंगेर से मिले हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य में मुंगेर से मिले हैं। अगला प्रश्न है कि चिरान एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है नव प्रस्तर युग के। किस युग के? नव प्रस्तर युग के। अगला प्रश्न है कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी जगह से, अर्थात चिरान जो कि वर्तमान में सारण के नाम से जाना जाता, वहीं दूसरा है चेचर जो कि वर्तमान में वैशाली के नाम से जाना जाता है, और तीसरा मनेर एवं सोनपुर। अगला प्रश्न है कि बिहार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखेंगे बिहार के संबंध में इनमें से सभी कथन सही है। तो आइए सभी कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन में बताया गया है कि यहां पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व, मध्य एवं उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं। वहीं दूसरा में आपको बताया गया है कि बिहार में आदि मानव के निवास भी करते थे, और तीसरा में बताया गया है कि बिहार में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पूरा पाषाण काल के हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक काल कहलाता है कब से कब तक? तो याद रखेंगे ऐतिहासिक काल जो है यह 600 ईस्वी पूर्व के पश्चात के काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक काल में प्रचलित था। क्या प्रचलित था? तो याद रखेंगे ऐतिहासिक काल में उपयुक्त सभी चीज प्रचलित थे। क्या क्या? तो जादू टोना, तंत्र मंत्र और सिद्धि उपासना। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक युग की प्रजा आज के समय परंपरागत रूप से चली आई है, वह है क्या है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात उपयुक्त सभी। क्या क्या? तो बहेलिया कार्य, दूसरा सपेरा, और तीसरा जादू टोना। आज भी ये सभी चीज हम लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक युग में बिहार के किस क्षेत्र में मनुष्यों की सर्वाधिक बसावट हुई थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है गंगा घाटी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो गंगा घाटी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक युग के किस चैत्यालय से शक्ति उपासक शक्ति प्राप्त करते हैं? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, अर्थात पूर्ण भद्र चैत्यालय और दूसरा मणिभद्र चैत्यालय। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहदत्त का उल्लेख है। कहां उल्लेख है? इसका ऑप्शन कमेंट करिए आप लोग तब तक। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात उपयुक्त सभी जगह, अर्थात महाभारत में, पुराणों में और बौद्ध ग्रंथों में मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहदत्त का उल्लेख हमें मिलता है। अगला प्रश्न है कि मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख हुआ है। कहां हुआ है मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख? तो याद रखेंगे इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात भागवत पुराण में, महाभारत में और बौद्ध ग्रंथ में। अगला प्रश्न है कि मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव अर्थात जनपद का अधिपति था? तो इसका सही उत्तर है इसका 80,000। कितने हजार गांव का? तो 80,000 गांवों का। अगला प्रश्न है कि मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लेता था? तो याद रखेंगे यह जो है कुल उपज का 1/6 भाग भूमि कर लेता था। अगला प्रश्न है कि मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता था? तो याद रखेंगे मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य उसके अस्थाई सेना बना रखी थी, इसके कारण उसे सैन्य कहा जाता था। ये सभी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है बिंबिसार के शासन काल में। अगला प्रश्न है कि
मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है निर्यावली सूत्र में। किसमें? निर्यावली सूत्र में, जो कि एक जैन ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 16 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक। अगला प्रश्न है कि मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में कब हुआ था? तो याद रखेंगे राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? तो याद रखेंगे हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट नागदशक था। कौन था? नागदशक। अगला प्रश्न है किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई? तो इसका सही उत्तर है शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कालाशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो याद रखेंगे कालाशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है महापद्मनंद को। किसे? महापद्मनंद को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा है। अगला प्रश्न है कि किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है धनानंद ने। किसने? धनानंद। यहाँ धनानंद होगा, गलती से धननंद लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि मगध सम्राट धनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाखा दत्त के किस नाट्य पुस्तक में हुआ है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है मुद्रा राक्षस में। किसमें? मुद्रा राक्षस में। अगला प्रश्न है किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर अर्थात पेशावर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है महापद्मनंद। किसने? महापद्मनंद ने। अगला प्रश्न है किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। अगला प्रश्न है वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो याद रखेंगे इंडिका में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन राजा राज व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का अर्थात कार्यपालिका का, व्यवस्थापिका का और न्यायपालिका का, इन तीनों का मौर्यकालीन राजा प्रमुख होता था। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग करता था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 6 समितियों का। कितनी समितियों का? 6 समितियों का। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते थे? तो याद रखेंगे मौर्यकालीन परिषद में कुल 12 से 20 मंत्री होते थे। कितने होते थे? 12 से 20 मंत्री। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभागों बनाए गए थे, उन विभागों को क्या कहा जाता था? तो याद रखेंगे उन विभागों को तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता? तो तीर्थ। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों अर्थात विभागों का उल्लेख है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 18 विभागों का। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 2 भागों में मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था विभक्त थी। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? तो याद रखेंगे मौर्यकालीन राजस्व के कुल 7 स्रोत थे। कितने?
7। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? तो याद रखेंगे मौर्यकालीन मुद्रा पर्ण कहलाती थी। क्या कहलाती थी? पर्ण। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है। क्या है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय। अगला प्रश्न है मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज को। किसे भेजा था? मेगास्थनीज को। अगला प्रश्न है ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो याद रखेंगे ग्रीक शासक सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है कि नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है अशोक के बेटे दशरथ ने। अगला प्रश्न है किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब अगला प्रश्न है कि किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत पहुंचा था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था? तो याद रखेंगे गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष 320 ईस्वी था। अगला प्रश्न है बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला प्रश्न है किस शासक ने सिंहल अर्थात श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? तो इसका सही उत्तर है गुप्त। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कौन था? तो इसका सही उत्तर है कुमारगुप्त जो है यह नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। अगला प्रश्न है बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी किस काल में? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है गुप्त काल में बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 3 वर्ष। कब तक? 3 वर्ष। अगला प्रश्न है खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र नगर से। किस नगर से? पाटलिपुत्र से। अब अगला प्रश्न है कि किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को निःशुल्क भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फाहियान ने ये सभी वर्णन किया था। अगला प्रश्न है कि चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है बिहार के नालंदा विद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है कि चीनी बौद्ध तीर्थयात्री इति संघ बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है नालंदा। अगला प्रश्न है महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है शशांक। अगला प्रश्न है गुप्त वंशी शासक किस धर्म को मानने वाले थे? तो याद रखेंगे गुप्त वंशी शासक जो है यह बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अगला प्रश्न है कि मगध के किस प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है जीवित गुप्त। याद रखेंगे कि मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखेंगे जीवित गुप्त। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन मगध में स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मौखरी वंश का। किस वंश का? तो मौखरी वंश का।
अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है आदित्व। क्या है? आदित्य तत्व। क्या नाम है? आदित्य तत्व। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार आदित्य तत्व है कितने? तो याद रखेंगे, जैन दर्शन के अनुसार कुल 6 आदित्य तत्व हैं। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार जिन कहलाता है। क्या कहलाता है? जिन। तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, अर्थात मुक्त जीवन, मोक्ष और कर्म क्षय जो है यह सभी जिन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो याद रखेंगे, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य तृष्णा जनित बंधन से मुक्ति है। अब अगला प्रश्न है कि विश्व में प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म क्या है? तो याद रखेंगे, विश्व में प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म जो है जैन धर्म है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म कहां से विस्तार पाया था? तो याद रखेंगे, जैन धर्म जो है यह बिहार से विस्तार पाया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखेंगे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। अब अगला प्रश्न है कि 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहां अंकित है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है चतरा में। कहा? चतरा में। अगला प्रश्न है कि 24 जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर अर्थात पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है 20 ने। कितने? 20 ने। अगला प्रश्न है कि पारसनाथ श्री सम्मेद शिखर किस तीर्थंकर के नाम पर पड़ा था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है पार्श्वनाथ तीर्थंकर के नाम पर। अगला प्रश्न है कि श्री सम्मेद शिखर अर्थात पारसनाथ पहाड़ को प्राचीन काल में कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी नाम से उन्हें पुकारा जाता था, अर्थात समाधिगिरी, दूसरा समिधगिरी और तीसरा मल पर्वत के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है मल्लीनाथ का जन्म जो है यह मिथिला में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुरी अर्थात भागलपुर के निकट में हुआ था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है वसुपूज का। किसका? वसुपूज का। अगला प्रश्न है कि 20वें तीर्थंकर सुव्रतनाथ का जन्म कहां हुआ था? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है राजगीर में। कहां हुआ था? राजगीर में। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य की पवित्र समाधि क्या है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है पटना। क्या है? पटना। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहां हुआ था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र में। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है स्थूलभद्र ने। किसने? स्थूलभद्र ने। अगला प्रश्न है, किस जैन संगीति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो इसका सही उत्तर है प्रथम संगीति में के पश्चात। अब अगला प्रश्न है कि दिसंबर के उप संप्रदाय हैं, सॉरी दिसंबर नहीं, दिगंबर के उप संप्रदाय हैं। कौन है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, अर्थात 20 पंथी, 13 पंथी और शैमिया पंथी। अगला प्रश्न है कि 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का काल था कब से कब तक? तो इसका सही उत्तर है 540 ईस्वी पूर्व से 468 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आगम शास्त्र को। किस शास्त्र को? आगम शास्त्र को। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की ऋचाओं में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का।
अगला प्रश्न है जैन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे जैन का शाब्दिक अर्थ मनोवेगों एवं इंद्रियों को वश में करना। अगला प्रश्न है निग्रंथ किसे कहा जाता था? तो याद रखेंगे निग्रंथ जो है जैनों को कहा जाता था। किसे? जैनों को। अगला प्रश्न है पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जैनों के। पूर्व जो है किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है? तो याद रखेंगे जैनों के। अगला प्रश्न है कि 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है 24वें तीर्थंकर महावीर का अधिक समय कहाँ बीता था? तो इसका सही उत्तर है मगध में। कहाँ बीता था? मगध में। अगला प्रश्न है महावीर ने किस भाषा में प्रवचन दिया था? तो इसका सही उत्तर है अर्धमगधी भाषा में महावीर जो है अपना प्रवचन दिया करते थे। अगला प्रश्न है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो याद रखेंगे राजगृह में। कहाँ दिया था प्रथम प्रवचन? तो राजगृह में। अब अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने बोध गया में कब सर्वोच्च ज्ञान अर्थात बोधि प्राप्त किया था? तो याद रखेंगे 528 ईस्वी पूर्व में। कब किया था? तो 528 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का तात्पर्य क्या है? तो याद रखेंगे बुद्ध का तात्पर्य है प्रसिद्ध व्यक्ति। सॉरी, इसका सही उत्तर होगा प्रबुद्ध व्यक्ति है। बुद्ध का तात्पर्य क्या है? तो प्रबुद्ध व्यक्ति। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निर्वाण का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे निर्वाण का अर्थ जो है समाप्त होना या फिर बुझना है। निर्वाण का क्या अर्थ है? समाप्त होना या बुझना। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत ऑप्शन बी है अर्थात प्रत्यय समुत्पाद। क्या है? प्रत्यय समुत्पाद। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी अर्थात निर्माण की प्राप्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना और मोक्ष की प्राप्ति। अब अगला प्रश्न है कि बौद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अष्टांगिक मार्ग। क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अगला प्रश्न है कि गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान अर्थात बोधि प्राप्त कर बुद्ध बने थे? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 35 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है कि गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म कब कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था? तो याद रखेंगे 563 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है कि गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? तो याद रखेंगे प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने? प्रजापति गौतमी ने, जो कि उसकी मौसी थी। अगला प्रश्न है कि गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग कहलाता है। क्या कहलाता? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण। क्या है? महाविनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है कि दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया था। इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे कि बौद्ध परंपरा में इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहलाता? तो धर्म चक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय में। किस बौद्ध ग्रंथ में? अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है कि बौद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नयूत अर्थात 1,20,000 प्रजाजनों के साथ राजगृह के लट्ठी वन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो याद रखेंगे इसका उल्लेख ये जो है वह विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में हमें मिलता है। अगला प्रश्न है कि
बुद्ध के समकालीन मुगल सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपत्य था? तो इसका सही उत्तर है 80,000। कितने? 80,000। अगला प्रश्न है बौद्धकालीन मगध की चर्चा है, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी जगह, अर्थात अथर्ववेद में, पुराणों में और बौद्ध ग्रंथों में। अगला प्रश्न है राजगृह नगर पांड्य गिरकुट व्यवहार इसी गिली और वेपुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बौद्ध काल में गिरिव्रज कहलाता था। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो याद रखेंगे इसका उल्लेख जो है सूत निपात की अठ कथा में हमें दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार से सहायता प्रदान की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात लोक भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? तो याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध जो है वैशाली प्रवास लुबग्राम में किया था। कहाँ किया था? लुबग्राम में। अगला प्रश्न है कि बौद्ध भिक्षुनी आम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था एवं बुद्ध के सत्य वचनों को प्रतिपादित करते हुए लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? तो याद रखेंगे यह कविता जो है वह थेरी गाथा में संग्रहित है। किस पुस्तक में? थेरी गाथा में। अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है बिहार में। कहाँ हुई थी? बिहार में। अगला प्रश्न है गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में गंडक नदी का उल्लेख हुआ है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के कथनानुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा एवं अविघ्न नाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात महाविहार, विश्वविद्यालय और संघाराम। अगला प्रश्न है वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 7,007 संघाराम स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है रुमिनदेई किस घटना से संबंधित है? तो याद रखेंगे रुमिनदेई जो है बुद्ध का जन्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सूत साहित्य किस धर्म में संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे प्रथम बौद्ध संगति राजगिर में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिर में, जो कि वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगति मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिर की पर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात सूत और विनय पिटक की। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है तिस्य ने। किसने? तिस्य ने। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? तो इसका सही उत्तर है अभिधम पिटक की। किसकी? अभिधम पिटक की। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है वैशाली में। कहां पर? वैशाली में। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई? तो इसका सही उत्तर है त्रिपिटक में। कहां संकलित की गई? त्रिपिटक में। अगला प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है। किस पर विश्वास करता? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है गौतम बुद्ध एवं महामानव है
गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं इस पर। अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन में नियत प्राप्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनय पिटक। अगला प्रश्न है कि बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो याद रखेंगे कि बौद्धकालीन अभिलेख जो है यह पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है महासंघिक में। किसमें? तो महासंघिक में विभक्त हो गया था, अर्थात बट गया था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है सर्वास्तिक में। किसमें? सर्वास्तिक में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन से। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अब अगला प्रश्न है कि न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है बिहार में। कहाँ हुई थी? बिहार में। अगला प्रश्न है बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है अपाण। क्या कहलाता था? अपाण। अगला प्रश्न है कि बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? तो याद रखेंगे 25 प्रकार के शिल्प प्रचलित थे। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है शिल्प बनने का। किसका? शिल्पी बनने का। अगला प्रश्न है बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने कहापन अर्थात प्रचलित मुद्रा में मिलता था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 24 कहापन में। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या क्या थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 45वां। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो याद रखेंगे कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाकश्यप। कौन बना था? तो याद रखेंगे महाकश्यप। अगला प्रश्न है कि बिहार में हुए बौद्ध संगति के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो इसका सही उत्तर है आतिथ्य समुत्पाद का। अब अगला प्रश्न है कि 12वें जैन तीर्थंकर वसुपूज का जन्म कहां हुआ था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंपा में। कहा हुआ था? चंपा में। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार कालीन मगध की चर्चा हुआ है, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी में, अर्थात अथर्ववेद में, अंगुत्तर निकाय में और महाभारत में। अगला प्रश्न है किस मगध सम्राट ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उदयभद्र। अगला प्रश्न है मगध सम्राट कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध संगति हुई थी, तो इसका सही उत्तर है द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। अगला प्रश्न है कि किस नाट्य रचना में उल्लिखित है कि नंद शासक धनानंद को गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का शासक बना था? तो इसका सही उत्तर है मुद्रा राक्षस में। किसमें? मुद्रा राक्षस में। अगला प्रश्न है
कि किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है अशोक ने। किसने? अशोक ने। अगला प्रश्न है किस खगोल शास्त्री ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि प्रकृति के नियम के अनुसार सभी चीजें धरती पर गिरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रह्मगुप्त ने सिद्ध किया था। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाल काप्य। क्या नाम था? पाल काप्य, जो कि एक गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य वेरोचन की रचना है? क्या है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है रत्नवाद चक्र। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कौन आचार्य शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है रत्नाकर शांति। क्या नाम था? तो रत्नाकर शांति। अब अगला प्रश्न है 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासक की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार में पड़ी थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात पाल वंशीय शासक की। अगला प्रश्न है कि पाल वंशीय प्रथम राजा था, कौन था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है गोपाल प्रथम। अगला प्रश्न है उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो इसका सही उत्तर है गोपाल प्रथम ने। किसने? गोपाल प्रथम ने। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। अगला प्रश्न है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है देवपाल, जो है यह मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है बिहार में नोहानी शासन शुरू किया था, किसने? तो बिहार में नोहानी शासन दरिया खान नोहानी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो इसका सही उत्तर है दौलत खान ने। किसने? दौलत खान ने। अगला प्रश्न है शेर खान ने कब हुमायूं को पराजित किया था? तो याद रखेंगे शेर खान ने 26 जून 1539 को हुमायूं को पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि शेर खान ने कब हिंदुस्तान का बादशाह के रूप में राज्याभिषेक करवाया था? तो इसका सही उत्तर है 10 जून 1540 को। कब? 10 जून 1540 को। अगला प्रश्न है बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से किसने पटना कर दिया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है शेर शाह ने। किसने? शेर शाह ने। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था। इस उन्नत शैली के निर्माण में निर्णायक देती थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात धीमन एवं विठल पाल की। अगला प्रश्न है कि पालकालीन कलाकार धीमन एवं विठपाल कहाँ के निवासी थे? तो याद रखेंगे ये जो है नालंदा के निवासी थे। अगला प्रश्न है चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक प्रज्ञापरमित और पंचरक्ष किस युग के थे? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है यह पाल युग के थे। अगला प्रश्न है पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह हमें नालंदा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तो इसका सही उत्तर है तबकाते नासिरी। कौन है प्रमुख स्रोत? तबकाते नासिरी। अगला प्रश्न है पालकाल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मगध को पालकाल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। अगला प्रश्न है तिरहुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो इसका सही उत्तर है वैनवार वंश का। किस वंश का? वैनवार वंश का। अगला प्रश्न है संध्याकार नदी किस
पालवंशी राजा का राज कवि था? तो इसका सही उत्तर है रामपाल का। अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पालवंशीय शासक के काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है रामपाल के शासन काल में। किसके शासन काल में? रामपाल के शासन काल में। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी का आगमन बिहार में कब हुआ था? तो याद रखेंगे, बख्तियार खिलजी का आगमन बिहार में 1197 में हुआ था। कब हुआ था? 1197 में। अगला प्रश्न है, तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आगमन का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धर्म स्वामीन ने। किसने? धर्म स्वामीन ने इसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था? तो याद रखेंगे, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ में स्थापित था। कहाँ? बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो याद रखेंगे, बख्तियार खिलजी जो है अपनी राजधानी उदंतपुर में स्थापित किया था। कहाँ? उदंतपुर में। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी की हत्या सैनिक अधिकारी अली मर्दान खान ने कहां पर कर दी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी देवकोट में। कहा? देवकोट में। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया, कहां दफनाया गया? तो याद रखेंगे, उसके शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया। अगला प्रश्न है, इतिहास पुस्तकें रियास उस सलातीन और इबाकत ए नासिरी में किस तुर्क शासक का प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी का। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तिरहुत। किस शहर का? तिरहुत का। अगला प्रश्न है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है हुशामुद्दीन एवाज को हराकर बिहार पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? तो याद रखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने के आदेश दिए थे? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है रफी उद दरजत। किसने? रफी उद दरजत ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है कि सैयद बंधुओं के नियंत्रण व निगरानी में कौन मुगल बादशाह रहा था? तो इसका सही उत्तर है रफी उद दौला। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के समय बिहार का शासक था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है बहार खां नुहानी। कौन था? बहार खां नुहानी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है फर्रुखसियर का। किसका? फर्रुखसियर का। अगला प्रश्न है, घाघरा युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ था? तो याद रखेंगे, घाघरा युद्ध से
बाबर को उपयुक्त सभी चीज प्राप्त हुए थे। क्या क्या? तो बक्सर और चौसा तक अधिकार हो गया। महमूद लोधी को बिहार से उड़ीसा भाग जाना पड़ा और बंगाल का शासन नुसरत शाह से संधि हो गई। अगला प्रश्न है, पटना चित शैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है अजीम। किसके? अजीम के। अगला प्रश्न है, बाबर के समय बिहार का कुल वार्षिक राजस्व कितना था? तो इसका सही उत्तर है 4,05,60,000। कितना? 4,05,60,000। अगला प्रश्न है कि हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो याद रखेंगे हुमायूं के समय बिहार पर अफगानों का अधिकार था। किसका? अफगानों का। अगला प्रश्न है, पटना को अजीमाबाद नाम दिया किसने नाम दिया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शहजादा अजीम ने। किसने? अजीम ने। अगला प्रश्न है कि बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है अकबर। कौन? अकबर। अगला प्रश्न है, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा अर्थात प्रांत का दर्जा दिया था, कब दिया गया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 1580 में। कब दिया गया था? 1580 में। अगला प्रश्न है कि मुगल सूबा अर्थात प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार गवर्नर कौन बना था? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फर खां तुर्बनी। क्या कौन बना था? मुजफ्फर खां तुर्बनी। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? तो याद रखेंगे अकबर कालीन बिहार जो है वह 7 भागों में विभक्त था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष शहजादा आजम को बिहार की सूबेदारी मिली थी? तो इसका सही उत्तर है 1677 में। कब मिला था? 1677 में। अगला प्रश्न है, हिंदुओं से कितना प्रतिशत कर जजिया के रूप में वसूला जाता था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 5। कितना? 5। अगला प्रश्न है कि अकबर कालीन बिहार के 7 सरकारों द्वारा कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त करता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 14,17,044 रुपये। अगला प्रश्न है, किसके सूबेदारी काल में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है लश्कर खां के सूबेदारी के काल में। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह मान सिंह को कब बिहार का मनसबदार अर्थात सूबेदार बनाया गया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 1587 में। कब बनाया गया था? 1587 में। अगला प्रश्न है, मुमताज महल का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना था? तो इसका सही उत्तर है 1639 में। किस वर्ष? 1639 में। अगला प्रश्न है, पटना में बागे जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सईद खां ने। अगला प्रश्न है, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तस्कर खां के। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 199 परगनों में। अगला प्रश्न है, शहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है यह पटना के अस्पताल के निकट है। अगला प्रश्न है कि किसने पटना में एक मदरसे का निर्माण 1629 में करवाया था? तो इसका सही उत्तर है सैफ खान ने। किसने? सैफ खान ने। अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने अकबर कालीन बिहार के मनसबदार अर्थात सूबेदार के स्थान पर किसे बिहार का मनसबदार अर्थात सूबेदार नियुक्त किया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है लाल बेग को अर्थात बाज बहादुर को। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहजादे के नाम पर पटना में मुरादपुर नामकरण हुआ था? तो इसका सही उत्तर है शहजादा मुराद के नाम पर। अगला प्रश्न है,
अकबर के काल में बिहार प्रांतीय अर्थात सूबा प्रशासन प्रमुख को सिपह सलान कहा जाता था, परंतु इसके उत्तराधिकारी के काल में प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को क्या नामकरण किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सूबेदार। क्या? सूबेदार। अगला प्रश्न है, बिहार के मनेर में स्थित शाहदौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है इब्राहिम खान ने। किसने? इब्राहिम खान ने। अगला प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया था? तो इसका सही उत्तर है 1576 में। कब मिलाया था? 1576 में। अगला प्रश्न है, किसकी वृद्धता से प्रसन्न होकर या वृद्धता बुद्धिमता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556 से 57 में पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज दे दिया था? तो इसका सही उत्तर है महेश ठाकुर के। अगला प्रश्न है, शहजादा खुर्रम ने 1622 से 24 के वर्ष में विद्रोह कर बिहार के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी जगह, अर्थात पटना में, परवेज में और सासाराम, इन सभी जगह पर। अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने अपने पुत्र शहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1621 में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक एक बार जरूर करें और अपने ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन बिहार में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, कौन था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पटना भागलपुर। कौन था? तो पटना भागलपुर। अगला प्रश्न है, सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी थे, कौन थे? तो इसका सही उत्तर है पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, डच व्यापारी ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 1632 में। कब? 1632 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर है 1651 में। किस वर्ष? 1651 में। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो इसका सही उत्तर है चंद्रनगर, जो है फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय व्यापारियों के भारत आकर व्यापार करने के कारण थे, क्या कारण थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात सल्जुक तुर्कों द्वारा उनके व्यापारिक नावों के आगमन पर प्रतिबंध लगाना। दूसरा, यूरोपीय ईसाइयों और टर्की के मुसलमानों के बीच धार्मिक युद्ध होना। और तीसरा, भारत की संपन्नता। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीकों से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फर्रुखसियर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया था? तो इसका सही उत्तर है फर्रुखसियर ने। किसने? फर्रुखसियर ने। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1765 में। कब? 1765 में। अगला प्रश्न है कि बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैध शासन रहा था, कब से कब तक? तो इसका सही उत्तर है 1765 से 1772 तक। कब से कब तक? 1765 से 1772 तक। अगला प्रश्न है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व प्रशासन प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपये मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर है 26 लाख। कितना? 26 लाख। अगला प्रश्न है, बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार का नायब अर्थात प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन बना था? तो इसका सही उत्तर है सिताब राय। कौन बना था? सिताब राय। अगला प्रश्न है,
किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? तो याद रखेंगे तैवर्निये ने। किसने? तैवर्निये ने। अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती है? तो याद रखेंगे 30। कितने? 30 लाख पाउंड की। अगला प्रश्न है, बिहार में द्वैत अर्थात दोहरा शासन से अराजकता फैल गई थी। इस अराजकता के समय चौथ वसूलते थे। कौन कर वसूलते थे? चौथ एक कर था। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मराठे। कौन कर वसूलते थे? मराठे। अगला प्रश्न है, अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? तो याद रखेंगे अंग्रेज बिहार में मराठों से भयभीत रहते थे। अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण का अकाल पड़ा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1770। अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के कारण थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी अर्थात राजस्व वसूली का कारण था, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना था और सभी को नियंत्रण में रखना था। इसलिए अगला प्रश्न है, बिहार में नोनिया विद्रोह जो कि 1770 से 1800 के बीच चला था का कारण क्या था? तो याद रखेंगे इसका सही कारण था सोरा। क्या कारण था? सोरा। अगला प्रश्न है, देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है, पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय यह उद्घोष किसका था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सन्यासी गुरुओं का। किसका? सन्यासी गुरुओं का। अगला प्रश्न है कि वीरभूम जिले वर्तमान संथाल परगना में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध किया था? तो इसका सही उत्तर है पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, मुंडा अर्थात कोल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 1831 में। किस वर्ष? 1831 में। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो याद रखेंगे संथाल विद्रोह जो है 1855 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो याद रखेंगे लोटा विद्रोह जो है यह मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? तो याद रखेंगे बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है रोहिणी से। कहां से? रोहिणी से। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखेंगे बिहार में पहला सैनिक विद्रोह 12 जून 1857 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर है 25 जुलाई 1857 को। कब? 25 जुलाई 1857 को। अगला प्रश्न है कि विद्रोही भारतीय सैनिकों ने किसे अपना नेता चुना? तो इसका सही उत्तर है कुंवर सिंह को। किसे चुना? कुंवर सिंह को। अगला प्रश्न है, दानापुर छावनी के किस बटालियन के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी अर्थात 7वीं बटालियन ने, 8वीं बटालियन ने और 40वीं बटालियन ने। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने कब अपना लंबा अभियान शुरू किया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 13 अगस्त 1857 को। कब? 13 अगस्त 1857 को। अगला प्रश्न है कि विद्रोही सैनिकों ने कब आरा शहर पर कब्जा कर लिया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 26 जुलाई 1857 को। कब? 26 जुलाई 1857 को। अगला प्रश्न है कि पटना में किसने विद्रोह की शुरुआत की थी? तो याद रखेंगे पटना में पीर अली खान ने विद्रोह की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, विद्रोहियों ने कब गया शहर पर कब्जा कर लिया? तो याद रखेंगे विद्रोहियों ने 3 अगस्त 1857 को पटना पर कब्जा कर लिया। सॉरी, गया शहर पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है, चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है
मेजर होम्स का। किसका? मेजर होम्स का। अगला प्रश्न है माधव सिंह, जयमंडल पांडे, नादिर अली, सुरेंद्र शाही आदि किस क्षेत्र के विद्रोही सैनिकों के नेता थे? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है हजारीबाग के। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता कौन थे? याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ठाकुर विश्वनाथ सहादेव। कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहादेव। अगला प्रश्न है कि पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है नीलांबर और पीतांबर के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है अमर सिंह के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है हरिकिशन सिंह। कौन था? हरिकिशन सिंह। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो इसका सही उत्तर है मुंगेर। कौन सा? मुंगेर। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने वाला राजा ने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रीवा के राजा ने। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था? तो इसका सही उत्तर है लुगार्ड के साथ। किसके साथ? लुगार्ड के साथ। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है कानपुर युद्ध में। यहां साहन नहीं होगा, यहां साहब होगा। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह कब आजमगढ़ पर अधिकार किया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 26 मार्च 1858 को। अगला प्रश्न है कि 1858 के विद्रोह के समय पटना का आयुक्त अर्थात कमिश्नर कौन था? तो याद रखेंगे विलियम टेलर जो है 1857 के विद्रोह के समय पटना का आयुक्त था। अगला प्रश्न है 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापा मार युद्ध करता रहता था? कौन करता रहता था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है अमर सिंह जो है यह 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापा मार युद्ध करता रहता था। अगला प्रश्न है किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टेलर। अगला प्रश्न है मोहम्मद हुसैन खां किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर है छपरा। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह के छोटे भाई व छापा मार युद्ध के योद्धा अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जंग बहादुर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रणेता कौन था? इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सखाराम गणेश देउस्कर। अगला प्रश्न है देशीय कथा अर्थात देश की बात के लेखक कौन थे? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है सखाराम गणेश देउस्कर। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के रहस्य को सर्वप्रथम प्रकट किया था किसने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सखाराम गणेश देउस्कर ने। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया था किसने स्थापित किया था? तो याद रखेंगे सचिंद्रनाथ सान्याल ने। अगला प्रश्न है सखाराम गणेश देउस्कर ने किसे मारवाड़ी व्यापारियों को स्वदेशी व्यापार से जोड़ने के लिए कार्य करने को कहा था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नागरमल मोदी ने। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी पत्रिकाओं पर अर्थात पाटलिपुत्र, सत्ययुग और स्वराज कथा पर। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक देश का धन का लेखक कौन थे? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राधा मोहन गोकुल। अगला प्रश्न है
किस वायसराय के इशारे पर एलेन ऑक्टेवियन क्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1885 में किया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डफरिन ने। किसने? डफरिन ने। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रवादी नेता ने एओ ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ को अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित किया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है लोकमान्य तिलक ने। अगला प्रश्न है किस गरम दल के नेता की गिरफ्तारी से जून 1908 में पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलक ने कब होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 28 अप्रैल 1916 को। कब? 28 अप्रैल 1916 को। अगला प्रश्न है राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दिया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है गणेश शंकर विद्यार्थी ने। किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। अगला प्रश्न है गांधी जी कब अपने सहयोगियों के साथ मोतिहारी पहुंचे थे? तो इसका सही उत्तर है 16 अप्रैल 1917 को। कब? 16 अप्रैल 1917 को। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त कौन था? तो याद रखेंगे LF मार्सेड। कौन था? LF मार्सेड। अगला प्रश्न है चंपारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन कहां हुआ था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रांची में। कहां हुआ था? रांची में। अब अगला प्रश्न है चंपारण अधिनियम का जन्म हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 मार्च 1918 को। कब? 4 मार्च 1918 को। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 21 मार्च 1919 को। कब? 21 मार्च 1919 को। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून की संज्ञा दी थी? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन को व्यापक करने के लिए कब संपूर्ण बिहार में हड़ताल अर्थात बंद रखा गया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 19 मार्च 1920 को। कब? 19 मार्च 1920 को। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पास हुआ था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1906 में। कब? 1906 में। अगला प्रश्न है कि बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण में के क्या कारण थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी अर्थात औपनिवेशिक सरकार की नस्लबंदी नीति, अंग्रेजों का अहंकारी स्वभाव और भारतीयों पर अंग्रेजों का अत्याचार। अगला प्रश्न है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? किसने किया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहां हुआ था? तो याद रखेंगे पटना में। कहां हुआ था? पटना में। अगला प्रश्न है कि बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 16 दिसंबर 1916 को। कब? 16 दिसंबर 1916 को। अगला प्रश्न है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामपूरन चंद्र ने। किसने? रामपूरन चंद्र ने। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रसार नहीं हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंपारण में। किस जिले में? चंपारण में। अगला प्रश्न है गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गो रक्षणी सभाओं की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1893 में। कब? 1893 में। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या करना
चाहते थे? तो याद रखेंगे किम्सफोर्ड की हत्या करना चाहते थे। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खुदीराम बोस को। किसे? खुदीराम बोस को। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 11 अप्रैल 1908 को। कब? 11 अप्रैल 1908 को। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किया था? किसने? तो इसका उत्तर है बाल मुकुंद वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, योगेंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में सम्मिलित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फणींद्र नाथ घोष। अगला प्रश्न है पटना क्रांतिकारी के नेता कौन थे? तो याद रखेंगे पटना क्रांतिकारी के नेता मनिंद्र नारायण राय थे। कौन थे? मनिंद्र नारायण राय। अगला प्रश्न है कि बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व प्रशासन प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात 12 अगस्त 1765 को। अगला प्रश्न है कि कंपनी सरकार की राजधानी थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है कलकत्ता। अगला प्रश्न है बिहार में कंपनी सरकार का प्रशासन शुरू होते प्रशासन में किसका वर्चस्व स्थापित हो गया था? तो इसका सही उत्तर है बंगालियों का। किसका? बंगालियों का। अगला प्रश्न है बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुआ करता था? तो इसका सही उत्तर है बिहार टाइम्स। अगला प्रश्न है किसने संपादन में बिहार टाइम्स निकला करता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात महेश नारायण के संपादन में। अगला प्रश्न है कि बिहार टाइम्स कब से निकलना शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे बिहार टाइम्स जो है यह 1894 से निकलना शुरू हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स एलियट को। किसे? चार्ल्स एलियट को। अगला प्रश्न है कि बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी लेख दी पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस एन अल्टरनेटिव प्रोपोजल 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ था। यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखेंगे यह जो है सच्चिदानंद के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? सच्चिदानंद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बंगाल का बंटवारा सांप्रदायिक आधार पर किस वायसराय ने 1904 में किया था? तो इसका सही उत्तर है कर्जन ने। किसने? कर्जन ने। अगला प्रश्न है कि सच्चिदानंद और महेश नारायण के विद्वतापूर्ण लेख के आधार पर बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी पुस्तक का निर्माण किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। अगला प्रश्न है कि बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, जिसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। यह अधिवेशन कब भागलपुर में हुआ था? तो याद रखेंगे यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1910 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार 1911 में कहां हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली में। कहां? दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? इसका सही उत्तर है 12 दिसंबर 1911 को।
अगला प्रश्न है बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत गठन करने संबंधी अधिसूचना सरकार की ओर से जारी हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 मार्च 1912 को। अगला प्रश्न है बिहार प्रांत का अर्थात उड़ीसा सहित औपचारिक गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1912 को। कब? 1 अप्रैल 1912 को। अगला प्रश्न है कि बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया, अर्थात बिहार से उड़ीसा को कब अलग कर दिया गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1936 को। अगला प्रश्न है बिहार उड़ीसा बंटवारे के बाद विवादित क्षेत्र रहा था, कौन सा? तो इसका सही उत्तर है सरायकेला और खरसावा। अगला प्रश्न है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 46% भाग को काटकर। अगला प्रश्न है कि बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर कब झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो इसका सही उत्तर है 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार के दक्षिणी हिस्से का काटकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राबड़ी देवी के शासनकाल को। अब अगला प्रश्न है कि गणतांत्रिक शासन व्यवस्था विश्व समाज को कहां से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार से। कहां से? बिहार से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत बिहार विधानसभा की सदस्यों की संख्या तय की गई थी, कितनी? तो याद रखेंगे 330। कितनी तय की गई थी? 330। अगला प्रश्न है आज से 2500 वर्ष पूर्व लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है वैशाली में। कहाँ थी? वैशाली में। अगला प्रश्न है लिच्छवी गणराज्य का उल्लेख हुआ था। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी जगह, अर्थात अंगुत्तर निकाय में, विनय पिटक में और फाहियान, युयान, च्वांग, हेनसांग, इतिसंग आदि बौद्ध तीर्थ यात्रियों के यात्रा वृत्तांत में। अगला प्रश्न है कि इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है जुलाई 1947 में। कब? जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न है कि देश के बंटवारे के पश्चात संविधान सभा के कितने सदस्य रह गए थे जिन्होंने भारत की संविधान सभा के निर्माण में भाग लिया था? तो याद रखेंगे 299। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब पारित किया था? तो याद रखेंगे संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पारित किया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो याद रखेंगे संविधान सभा का पहला अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है कि 1937 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कितने सीटों के लिए व्यवस्था की गई थी? तो याद रखेंगे 152 सीटों के लिए। कितने सीटों के लिए? 152 सीटों के लिए। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार का विभाजन का मुद्दा उठाया था? तो याद रखेंगे मुस्लिम लीग ने। किसने? मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है मार्च 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कांग्रेस कितने सीटों पर विजय हुई थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 98 सीटों पर। कितने सीटों पर? 98 सीटों पर। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कब 1946 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 30 मार्च 1946 को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है जुलाई 1946 को। कब? जुलाई 1946 को। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? तो इसका सही उत्तर है 39 सदस्य चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि किस औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान ने बहुत सी धाराओं को अपनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार का
कानून से। तो यह था क्रॉन बुक के सभी इतिहास के प्रश्न। तो आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।